हेलो एवरीवन, कैसे हो भैया आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो क्लास है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास में जो आप कंसेप्ट करने जा रहे हो उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, क्या नाम है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, अगर आप एचटेट का एग्जाम देते हो, पीजीटी, ठीक है, और उसके साथ साथ भाई जो एचपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं जो बच्चे, एचपीएससी, उसके एग्जाम के लिए भी आपकी प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वाई? क्योंकि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, आपका जो मेवात कैडर का एग्जाम हुआ था उसमें भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 10 नंबर में पूछी गई थी। 10 नंबर में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूछी गई थी मेवात कैडर के एग्जाम में भी। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी पूछी गई थी, जो मैं पहले ही ऐप पर करवा चुकी हूँ। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आप सबको पता है कि आपकी एचपीएससी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ साथ एचटेट पीजीटी में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हर साल। ठीक है, और नेट लेवल में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आज इस थ्योरी को हम एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे, और एचपीएससी में आप किस तरीके से क्वेश्चंस, अगर ये आता है तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, वो भी मैं आपको साथ के साथ ही बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आज की क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो ये प्लेट वर्ड है इसको यूज करने वाले कौन थे, सबसे पहले हम देखें तो जो ये प्लेट शब्द है इसको यूज किया था भाई कनाडा के थे टूजो विल्सन। टूजो विल्सन महोदय ने प्लेट शब्द का यूज किया था 1965 में। तो 1965 में आपके टूजो विल्सन महोदय थे कनाडा के, उन्होंने प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, फिर अभी तो ये शुरुआत थी, मीन्स आप ये कह सकते हो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में सिर्फ प्लेट वर्ड आया था अभी। फिर इसमें आगे काम करने वाले यानी 1965 के 2 साल बाद 1967 में 1967 में मैकेंजी आए और पार्कर आए। मैकेंजी और पार्कर ने जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इसकी जो तत्व है, यानी कुछ मतलब कुछ चीजों को इसमें ऐड कर दिया या इसका बेस तैयार करने की इन्होंने कोशिश की। ठीक है, कुछ चीजों को ऐड किया किसने? मैकेंजी और पार्कर ने 1967 में। मूल जो तत्व है उनका ताना बाना बुना। बट अगर आपसे पूछे कि इसको एक थ्योरी के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में किसने प्रस्तुत किया, तब आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा प्रोफेसर मॉर्गन। ठीक है, अब जो एचपीएससी वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुन लो, आप ये तीनों लाइनें लिखोगे। ये थ्योरी आती है तो आपकी स्टार्टिंग ही यहीं से होगी। प्लेट शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया? तो प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1965 में कनाडा के टूजो विल्सन ने किया था। 1967 में प्रोफेसर थे पी मैकेंजी थे और पार्कर थे। इन दोनों ने इस सिद्धांत का मूल तत्वों का ताना बाना जोड़ा। बट इसको एक थ्योरी के रूप में रिप्रेजेंट किसने किया? मॉर्गन महोदय ने किया। और भाई कब किया? 1967 में किया। ठीक है, कब किया? 1967 में इसको एक थ्योरी के रूप में रिप्रेजेंट किया। ये महाद्वीपीय प्रवाह पर बेस्ड थ्योरी है। महाद्वीपीय प्रवाह यानी वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो आपकी हो चुकी है, ठीक है, उसी पर बेस्ड है ये महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। वास्तव में आपके दो और थ्योरी के साक्ष्यों पर, एविडेंस पर ये टिका हुआ। वो दो थ्योरी कौन सी हैं? एक तो पूरा चुंबकीय विसंगतियां, ठीक है, और दूसरा है महासागरीय नीतल का प्रसरण। देखो पूरा चुंबकीय विसंगतियां क्या होती हैं? पूरा चुंबकीय विसंगतियां क्या होती हैं? पूरा चुंबकीय विसंगतियां थोड़ा सा समझ लो तो आपका जो भाई वो है चट्टाने हैं, आपकी चट्टानों में क्या होता है? आपकी चट्टानों में जो हमारी पृथ्वी की चट्टाने हैं उनमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। ठीक है, चुंबकीय गुण पाया जाता है और अलग अलग चट्टानों में अलग अलग चुंबकीय गुण पाया जाता है। गुड आफ्टरनून आप सभी को, फटाफट आ जाइए, शेयर कर दीजिए और क्लास को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एचपीएससी, और आप कोई भी लेवल का एग्जाम दो, ये एक ऐसा टॉपिक है, कॉमन टॉपिक, जहां से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे आपके। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो पूरा चुंबकीय विसंगतियां और महासागरीय नीतल के प्रसरण के ठोस साक्ष्यों पर टिका हुआ है। सिद्धांत की रूपरेखा देखो, महासागरीय नीतल का प्रसरण का सिद्धांत क्या था कि महासागर की तली फैल रही है। ठीक है, हैरी हेस ने दिया था ये थ्योरी, और ये कहा था कि अटलांटिक महासागर के अंदर जो एस आकार की कटक है वो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा आता है, और इस एस आकार की कटक में, जो ये एस आकार की कटक है, इसके अंदर से मैग्मा आता है और ये मैग्मा चारों तरफ फैल जाता है। और ये एस आकार की कटक आपकी किस कॉन्टिनेंट, सॉरी, ओशियन में है?
ये एस आकार की कटक आपकी अटलांटिक ओशियन में है, तो चारों ओर फैल जाता है जिससे महासागरों की तली फैल रही है। और बात करें तो अटलांटिक महासागर की तली फैल रही है, तो ये महासागरीय नीतल का प्रसरण का सिद्धांत है, हैरी हैस महोदय ने दिया था ये थ्योरी। तो इन्हीं दोनों पर टिका हुआ है हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब इस सिद्धांत की आउटलाइंस की बात करें तो देखो ये क्या कहता है, जो हमारा लिथोस्फीयर है, आप सबको पता है जो लिथोस्फीयर है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। नंबर 1 इज सियाल, सियाल यानी महाद्वीपीय पटल, सियाल यानी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। आप सबको मैंने पढ़ा भी रखा है पृथ्वी की इंटरनल, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आप सबने डिटेल में पढ़ रखा है, जिसमें सियाल साइमा सब कुछ पढ़ रखा है आपने। तो सियाल, तो एक तो ये बना है महाद्वीपीय पटल से, हमारा जो स्थल मंडल बना है लिथोस्फीयर बना है, एक तो सियाल से बना है। दूसरी अगर हम बात करें, 1 मिनट, दूसरा हमारा बना है भाई किससे, हाँ जी, दूसरा हमारा बना है महासागरीय बेसाल्ट परत से, यानी महासागरों की तली में जो आपकी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है उससे हमारा लिथोस्फीयर बना है। क्योंकि लिथोस्फीयर आपका 0 से 50 किलोमीटर, ठीक है, हमारी पृथ्वी में भूपट्टी से 0 से 50 किलोमीटर लिथोस्फीयर है, तो जिसमें आपकी पूरी तो सियाल आ जाती है, उसके साथ साथ महासागरीय बेसाल्ट परत यानी जिसे हम साइमा कहते हैं, जिसमें आपकी सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता होती है, वो भी आ जाती है। उसके अलावा तीसरा आता है ऊपरी मेंटल लेयर यानी अपर मेंटल लेयर। देखो मैंने आपको एक डायग्राम करवाया हुआ है, ये वाला इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ वाली क्लास किसी बच्चे ने मेरी देखी होगी, तो मैंने इस तरीके से आपकी ये क्रस्ट है भाई, ठीक है, ये क्रस्ट को मैं सी लिख रही हूँ, ये मेंटल है और ये कोर है। अब जो ये पूरी तो क्रस्ट और मेंटल का अपर वाला पार्ट, इतने पार्ट से बनी हुई है आपकी लिथोस्फीयर। कितने पार्ट से क्या बनी हुई है, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल 0 से 50 किलोमीटर तक का एरिया होता है ये, ठीक है, लिथोस्फीयर वाला। तो स्थल मंडल की जो मोटाई होती है महासागरीय भाग में तो 5 से 100 किलोमीटर होती है स्थल मंडल की मोटाई, लिथोस्फीयर की मोटाई। उसके साथ साथ आपकी जो महाद्वीपीय भागों की बात करें तो वहां पर स्थल मंडल आपका 200 किलोमीटर तक भी कहीं कहीं आकी गई है, इसकी मोटाई की बात करें। स्थल मंडल की इस परत के नीचे आपका मेंटल लेयर आती है, तो मेंटल लेयर का ऊपरी वाली पार्ट इसमें आपका आ जाता है, और ऊपर वाली पार्ट में भी इसी लेयर में यानी इस मेंटल वाली लेयर में जो मैंने ये बना रखी है, इस मेंटल वाली लेयर में आपका यहाँ पर 200 किलोमीटर पे क्या है, यहाँ पे 200 किलोमीटर पे एस्थेनोस्फीयर है। 200 किलोमीटर पे क्या है भाई, एस्थेनोस्फीयर। ये जो एस्थेनोस्फीयर है दुर्बलता मंडल जिसे कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, दुर्बलता मंडल। जो ये एस्थेनोस्फीयर है दुर्बलता मंडल है, जो कि हमारी पृथ्वी में की तली में यानी पृथ्वी के अंदर 100 से 200 किलोमीटर मोटाई पर है। इससे आपका तरल मैग्मा यानी गरम गरम मैग्मा की संवहनीय धाराएं नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चलती रहती है, ठीक है। नॉर्मली आपको इस चीज को ना बिल्कुल इजी तरीके से समझाती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे यूज करते हैं। ये है भाई हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें अपर लेयर क्रस्ट, फिर आती है आपकी मेंटल और फिर आती है आपकी आखिरी में कोर। ये जो मेंटल लेयर है, इसमें मेंटल लेयर में यहाँ पर है आपकी एस्थेनोस्फीयर। मेंटल लेयर के अंदर एस्थेनोस्फीयर है, 100 से 200 लगा लो, 200 किलोमीटर की डेप्थ में हमारी पृथ्वी के अंदर। और ये जो एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है, ये जो एस्थेनोस्फीयर है ये आपकी दुर्बलता मंडल हिंदी में इसे कहते हैं। ये आपकी किस फॉर्म में है, प्लाज्मा की फॉर्म में है, यानी मेल्ट हुए प्लास्टिक की फॉर्म में है। और इसी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या है भाई, इसी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर आपकी बहुत सारी क्या कर रही हैं, प्लेटें, ठीक है। इसी एस्थेनोस के ऊपर आपकी बहुत सारी प्लेटें हैं, यही प्लेटें हैं जो मूवमेंट करती है। और इसी एस्थेनोस के ऊपर से गरम गरम मैग्मा पहले ऊपर आता है, ऊपर से नीचे, तो संवहनीय धाराओं के रूप में ये मैग्मा ऊपर नीचे चलता रहता है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में देखो कितने पेज सफिशिएंट है। एचपीएससी में ये सभी चीजों पे डिस्कस करूंगी कि एचपीएससी में आपको एक क्वेश्चन के लिए कितने पेज देने हैं, किस तरीके से देने हैं। तो ये टॉपिक खत्म होते ही थोड़ा एचपीएससी का जो सब्जेक्टिव पेपर है हम उस पर बात करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो ये तो टॉपिक एंड होते ही मैं आपको एचपीएससी में कितने पेज में कितना क्वेश्चन करना है, क्या क्या लिखना, सब कुछ बताऊंगी आज की क्लास में। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार पृथ्वी का भारी मंडल जो हमें स्थल मंडल है एक जैसा दिखाई देता है, उस पर कई दृढ़ चीजों से बना हुआ है और उसके ऊपर आपकी कुछ प्लेटें हैं जो मूवमेंट कर रही है, ठीक है। जो कुछ प्लेटें हैं जो क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, स्वतंत्रता पूर्वक यानी घूमती है बिल्कुल आजादी के साथ, इधर से उधर ये प्लेटें मूवमेंट कर रही है।
जो स्थलमंडल है आपका 7 तो बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में बटा हुआ है। ये जो नवीन वलित पर्वत है और जो खाइयां हैं, भ्रंश है, वो इन्हीं प्लेटों को क्या कहते हैं, इनकी बाउंड्री को क्या करते हैं, सीमांकित करते हैं। लाइक दैट आप ये देख सकते हो, जो हमारी प्लेटें हैं वो इस तरीके से होती हैं भाई। ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो प्लेटें हैं वो इस शेप में है, इस तरीके से, ठीक है। इनकी कोई भी भू आकृति नहीं होती। ये जो होती है ना प्लेटें, ये आपकी, इनकी कोई आकृति नहीं है, किसी भी शेप में हो सकती है, छोटी बड़ी बहुत सारी प्लेटें हैं, ऐसा भी नहीं है 7 बड़ी है बाकी सारी छोटी हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रमुख प्लेट हैं 7 बड़ी जो प्लेट हैं, उनमें आती है एक तो अंटार्कटिका प्लेट, जिसमें अंटार्कटिका से घिरा हुआ महासागर भी शामिल है। अंटार्कटिका से घिरा हुआ महासागर भी शामिल है इसमें। देखो मैं आपको 7 बड़ी प्लेट मैप पे दिखाती हूँ। ये आप पूरा वर्ल्ड का मैप है, ये आपके सामने देखो। ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ये है आपका दक्षिण अमेरिका, ये है आपका यूरोप, और ये है भाई आपका यूरेशिया, ये है आपका अफ्रीका, ये हमारा इंडिया आ गया, ठीक है, और ये है भाई ऑस्ट्रेलिया। अब प्लेटों के नाम देखो, और सबसे पहले सबसे बड़ी प्लेट है भाई प्रशांत प्लेट, जो कि पूर्णतः आपकी महासागरीय प्लेट है, सबसे बड़ी प्लेट है। और यहाँ पर आती है ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट, और ये आती है आपकी दक्षिण अमेरिकी प्लेट, ठीक है। ये आती है आपकी यूरेशियाई प्लेट, ये आती है आपकी अफ्रीकी प्लेट, और यहाँ पर आती है भाई आपकी हिंदी ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, यानी इसमें आपका इंडिया आ जाता है और इसके साथ साथ प्लस ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, तो हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। और ये साउथ में आती है अंटार्कटिका प्लेट। तो टोटल कितने हो गए, कितने सर्कल हो गए, देख लो 7 सर्कल हो गए ना। तो हमारी पृथ्वी पर 7 बड़ी बड़ी प्लेट है। जो HPSC वाले बच्चे हैं उनको ये मैप ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो HPSC वाले बच्चों को मैप जरूर ड्रॉ करने हैं। जिन भी क्वेश्चंस में आपके डायग्राम है, मैप है, वो सारे आप ड्रॉ करके आओगे, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्लेटें हैं वो सारी क्या कर रही हैं आपकी, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, ये 7 बड़ी प्लेटें हैं। क्या है भाई, ये 7 बड़ी प्लेटें हैं। उसके अलावा कुछ आपकी छोटी प्लेटें भी आती हैं। अब ये छोटी प्लेटें कौन सी है, लाइक देखो, लाइक जैसे आपका ये कैरिबियन प्लेट है, कैरिबियन प्लेट, ठीक है। कोकस प्लेट बिल्कुल मध्य अमेरिका में पड़ती है। यहाँ पर एक प्लेट नहीं दी हुई, यहाँ पर एक प्लेट और आती है जवान डी फ्यूका प्लेट, जवान डी फ्यूका प्लेट आती है यहाँ पे। फिर नीचे आती है कोकस प्लेट, और यहाँ पर ये अटलांटिक ओशन है आपका, ये अटलांटिक ओशन है, इसमें ऐसा आकार की कटक आती है इधर, ठीक है। तो ये कैरिबियन प्लेट दिखाई गई है अटलांटिक ओशन में। कोकस प्लेट आपकी प्रशांत महासागर में पड़ती है। कोकस प्लेट के नीचे आती है नाजका प्लेट जो कि साउथ अमेरिका के वेस्ट में पड़ती है, और इसके साउथ में आ जाएगी सकोशिया प्लेट। तो कई बार क्या होता है ना, इनको सीक्वेंस में भी लगाना आता है स्टेट PGT में, कि उत्तर से दक्षिण सीक्वेंस में लगाइए, ठीक है। तो और HPSC वाले बच्चे, आपको ये सारी प्लेटें पता होनी चाहिए। जब आप मैप बनाओगे तो सिर्फ 7 बड़ी प्लेटें ही नहीं, उसके साथ साथ आप छोटी प्लेटों को भी क्या करोगे, छोटी प्लेटों को भी आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे मैप के अंदर, ठीक है। तो जुआन डी फ्यूका प्लेट, कोकस प्लेट, नाजिका प्लेट और सकोशिया प्लेट, गॉट इट। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ प्रशांत महासागर के अंदर। प्रशांत महासागर में यहाँ पर आती है आपकी फिलिपाइन प्लेट, यहाँ पर छोटी प्लेट है एक फिलिपाइन प्लेट, ठीक है, वो आपको लर्न रखनी है। बाकी ये कोकस नाजिका ये तो मैंने आपको पढ़ाई दी। अब यहाँ पर आ जाओ भाई, यहाँ पर आती है अरेबियन प्लेट, बस एक ही नाम याद रख लेना, अरेबियन प्लेट, इसका नाम क्या रहेगा, अरेबियन प्लेट, ठीक है। उसके अलावा यूरेशियाई प्लेट, अरेबियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, ये तो सारी बड़ी प्लेटें हैं, बस ज़्यादा नाम आपको लर्न करने की नीड नहीं है। तो यही मेन नाम है, अगर आप इतना भी याद रख लोगे ना इनफ रहेगा, ठीक है। तो HPSC वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे ये छोटी और बड़ी जितनी मैंने बताई हैं सारी की सारी आप ड्रॉ करके आओगे मैप बना के वर्ल्ड का, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं संसार की प्रमुख छोटी और बड़ी प्लेटें, मैंने आपको बता दी हैं। सबसे पहले अब देखो इसमें उत्तरी, एक बार मैं मिटा लेती हूँ इसको, ठीक है। इसमें जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, ध्यान से देखना, सारा कंसेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा आपको इसी मैप में। तो देखो ये है भाई हमारी उत्तरी अमेरिकी प्लेट। तो ये जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट है इसमें कुछ तो पार्ट आ जाता है यहाँ से, तो ये पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका तो आता ही है, इधर से कुछ पार्ट आ जाएगा अटलांटिक महासागर का। और अटलांटिक महासागर का कौन सा हिस्सा है भाई, ये वेस्ट वाला हिस्सा।
अटलांटिक महासागर का पश्चिमी अटलांटिक महासागर आपका, या उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर आपका आ जाता है अमेरिकन प्लेट में, उत्तरी अमेरिकन प्लेट में। दक्षिण अमेरिकी प्लेट में क्या क्या आ जाएगा, पूरा दक्षिण अमेरिका आ जाएगा, प्लस जो आपका अटलांटिक महासागर है उसका दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा, यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर आ जाएगा, उसका वेस्ट वाला हिस्सा, और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के अंदर। प्रशांत प्लेट खुद एक सबसे बड़ी महासागरीय प्लेट है, ये पूर्णतः महासागरीय प्लेट है, इसमें लैंड वाला हिस्सा नहीं है, ये याद रखना। यूरेशियाई प्लेट यूरोप प्लस एशिया, 2 कॉन्टिनेंट से मिलकर बनी है, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है, ये याद रखना। अफ्रीकन प्लेट में जो यूरेशियाई प्लेट है इसमें थोड़ा सा पार्ट आपका यहाँ पर अटलांटिक महासागर का आ जाता है, अटलांटिक महासागर का ईस्ट वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो ये अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट में भाई आपका क्या रहेगा, अफ्रीकन प्लेट में आपका पूरा अफ्रीका तो आएगा ही, प्लस अटलांटिक महासागर का ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ये कौन सा हिस्सा रहेगा, पूर्वी हिस्सा, यानी दक्षिण पूर्वी हिस्सा अटलांटिक अफ्रीकी प्लेट में चला जाएगा। तो जो अटलांटिक महासागर है ना उसमें अपनी कोई अलग से प्लेट नहीं है। अटलांटिक महासागर, आधा अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पास है, आधा अटलांटिक महासागर यूरोप यूरेशियाई प्लेट में चला जाता है, नीचे अफ्रीकी प्लेट में चला जाता है। गॉट इट, समझ में आ गया, ठीक है। और आपका जो अंटार्कटिका प्लेट है ये तो पूरा का पूरा साउथ वाला एरिया कवर करती है, अंटार्कटिका आइलैंड पूरा इसमें चला जाता है। हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इसमें आपका हिंदुस्तान यानी हिंद भारतीय उपमहाद्वीप आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और हिंद महासागर का पार्ट भी आपका इसी प्लेट में आ जाता है। गॉट इट, तो पूरा आपका जो मैप है वो इन प्लेटों में कवर हो जाता है, बड़ी प्लेटों में। देखो ये सारा दिया हुआ है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। अब आती है छोटी प्लेटें, जैसे मैंने कोकस प्लेट पढ़ाई, मैंने बताया भैया आपको मध्यवर्ती अमेरिका में पाई जाती है, प्रशांत महासागर की साइड। नाजिका प्लेट ये भी प्रशांत महासागर की साइड पाई जाती है, बट दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। अरेबियन प्लेट ये आपके अरब प्रायद्वीप में पाई जाती है। फिलीपींस प्लेट एशिया महाद्वीप के पास और जो प्रशांत महासागर है उसमें पाई जाती है। फिलीपींस प्लेट के पास ही आपका मेरियाना गर्त है जो कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गड्ढा है। कैरोलिन प्लेट ये उसमें दी हुई नहीं थी। कैरोलिन प्लेट मैं आपको बताऊं कहां पर पाई जाती है। कैरोलिन प्लेट यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे होती है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। यहाँ पे न्यू गिनी तट है ऑस्ट्रेलिया का, उसके पास पाई जाती है। उसके बाद फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में पाई जाती है, ये भी वहीं पर फिलीपींस इसी के साथ में ही पाई जाती है। फ्यूजी प्लेट और कैरोलिन प्लेट और फिलीपींस प्लेट तीनों प्लेटें एक साथ पाई जाती है। ऊपर सबसे ऊपर फिलीपींस प्लेट, फिर कैरोलिन प्लेट, फिर फ्यूजी प्लेट। पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में सभी प्लेटें गतिमान रही है, भविष्य में भी सभी गतिमान रहेगी। केवल महाद्वीप चलायमान थे, जो कि ठीक नहीं है। वेगनर ने कहा था कि भाई अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कि केवल जो आपके कॉन्टिनेंट है वो चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। प्लेटें भी आपकी मूवमेंट करती है पृथ्वी के अंदर, और सभी महाद्वीप उन्हीं प्लेटों के ऊपर स्थित हैं, और वो भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये महाद्वीप एक और कई प्लेटों के एक साथ हिस्से हैं, और पूरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर बहुत सारी चीजों में ये जो महाद्वीप है इनमें मूवमेंट जारी है। तो एचपीएससी के स्टूडेंट के लिए ये बॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेटों की व्यवस्थाएं नहीं आएंगी, विशेषताएं, बट एचपीएससी जो एचटेट पीजीटी वाले वो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि इस वाले पार्ट से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। निम्न में से कौन सी प्लेट की विशेषताएं हैं या नहीं है। तो प्लेट आपकी चट्टानों से बना विशाल और अनियमित आकार का खंड होता है, ठीक है। प्लेट महाद्वीपों और महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बनती है, अकेले महाद्वीप या महासागर से नहीं। महाद्वीपों और उन दोनों से ही मिलकर बनती है भाई। महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों की बात के नाम से जाना जाता है, ये निर्भर करता है कि वो पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट है, पूर्णतः महासागरीय प्लेट है। प्रशांत प्लेट सबसे बड़ी है जो समुद्र पटल से बनी है, ठीक है। प्रत्येक प्लेट अपने घूर्णन ध्रुव के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में परिभ्रमण करती है, ठीक है। कौन से मार्ग में परिभ्रमण करती है, यानी घूमती है, अपने चारों चक्कर लगाती है वृत्ताकार मार्ग में। प्लेटों की गति एक ही दिशा और एक ही स्थायी चाल से नहीं होती, बल्कि प्लेटों की गति में भी अंतर होता है, कभी तेज कभी धीमी चलती रहती है। ये प्लेटें आपस में कभी दूर जाती है तो कभी निकट आती है, ये बात तो आपको पता ही है। प्रत्येक प्लेट का जो एरिया होता है उसकी मोटाई से ज्यादा होता है प्लेट का एरिया, और महासागरीय नीतन के नीचे प्लेट कम गहरी होती है, जबकि महाद्वीपों के नीचे ये काफी मोटी होती है। महासागरों के नीचे इन प्लेटों की मोटाई 5 से 100 किलोमीटर होती है, और महाद्वीपों के नीचे 100 से 200 किलोमीटर होती है, याद रखना, ठीक है। महासागरों के नीचे प्लेट आपकी 5 से 100 ही किलोमीटर मोटी होती है, बट महाद्वीपों के नीचे इनकी मोटाई बहुत ज्यादा होती है, 100 से 200 किलोमीटर। विवर्तनिक की सभी घटनाएं, लाइक आपको पता है भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी उद्भेदन, सारी आपकी प्लेटों के किनारों पर ही
घटित होते हैं। अब हमारा आगे आता है इंपॉर्टेंट, प्लेट की सीमाएं और प्लेट किनारे। आप एचपीएससी वाले बच्चे ये जरूर लिख के आएंगे भाई, अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है तो ये आप जरूर लिखोगे। लास्ट में मैं बताऊंगी इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। प्लेट सीमा और किनारों में बहुत अंतर होता है। प्लेट के सीमांत भाग को, पूरे जो मार्जिनल पार्ट को, उसको कहते हैं प्लेट किनारा, जबकि दो प्लेटों के बीच जो मोशन जोन होता है उसे प्लेट सीमा कहते हैं। प्लेट संचरण की दिशा के आधार पर 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं। पहली इज अपसारी प्लेट यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री। इसमें प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है। लाइक आप ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम आप बना के आओगे। एचपीएससी वाले स्टूडेंट जो सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं वो ये डायग्राम जरूर बनाएंगे, ये वाला, ठीक है। इन्हें अपसारी प्लेटें कहते हैं। देखो एक दूसरे से दूर हो रही है, दोनों क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर हो रही है। तो इन प्लेटों के किनारों को ही अपसारी किनारे कहते हैं। प्लेटों के विपरीत दिशा में जाने में उनके बीच में अंतर आ जाता है। देखो ये आ गया, इनके बीच में एक खाई पट गई और इसमें से आपका मेंटल फिर प्रवाहित होकर बाहर निकल आता है और इस दरार में पूरी में मेंटल क्या होगा, भर जाएगा और इसमें आपका एक नया रचनात्मक, एक नई भूपट्टी का विकास होता है। और इसी चीज को महासागरीय नीतल का प्रसरण भी कहते हैं, यानी आपकी महासागरीय की तली, महासागरों की तली फैल रही है और इसी कारण इसे रचनात्मक किनारों के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो पार्ट है पीजीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं पीजीटी के। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य अटलांटिक कटक या निम्न में से कौन सा अपसारी सीमाओं का एग्जाम्पल है, ऐसे पूछता है। तो मध्य अटलांटिक कटक जो कि अटलांटिक महासागर में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जहां से आपकी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी प्लेट यूरेशियन और अफ्रीका से अलग हो रही है। दूसरा, पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटियां, ये भी आपकी अपसारी सीमाओं से ही बनी है। तीसरा, लाल सागर, रेड सी, इसमें जो दरारें हैं वो भी आपकी अपसारी सीमाओं का ही एग्जाम्पल है, जो अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। गॉट इट। तो भाई ये 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों एग्जाम्पल आप याद कर लेना। और जो एचपीएससी वाले स्टूडेंट है वो सिर्फ अगर अपसारी सीमाओं का मध्य अटलांटिक कटक, सीधा लिख दिया पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी, या तीसरा लिख दिया लाल सागर, ये तीनों उदाहरण है अपसारी सीमाओं के, तो भी इनफ है। ज्यादा बढ़ा के मत लिखना, हमारे पास वर्ड लिमिटेशन भी रहेगी और पेज भी लिमिट में रहेंगे और टाइम भी लिमिट में रहेगा। सेकंड आता है अभिसरण सीमा यानी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। इसमें प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़कर निकट आती है और आपस में टकराती है, इसे अभिसरण कहते हैं। ऐसी प्लेटें को, जो आपकी ऐसी प्लेटें होते हैं, ऐसी प्लेटों को अभिसरण प्लेटें भी कहते हैं। और भाई इनके किनारों को अभिसरण किनारे भी कहा जाता है। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है, या तो कोई महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट के बीच, 2 महासागरीय प्लेट के बीच और 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। तो किसी भी तरीके से आपका अभिसरण हो सकता है। प्लेटों के आमने सामने टकराने से 2 ही दिशा उत्पन्न होती है, या तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाएगी या किसी भी प्लेट का नीचे ना धंसना, ठीक है। जब एक प्लेट यानी भारी घनत्व की प्लेट, एक तो भैया आपकी महासागरीय प्लेट है जो भारी है, दूसरी महाद्वीपीय प्लेट है जो हल्की है। हल्की चीज हमेशा ऊपर रहेगी, भारी नीचे धसेगी, ठीक है। तो महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धस जाती है और जिस एरिया में ये धसती है उसे बोलते हैं सबडक्शन जोन यानी प्रविष्टन क्षेत्र। अधिक गहराई में 400 किलोमीटर में जाने पर ये जो एरिया धसता है, इसका कुछ भाग पिघलकर फिर मैग्मा बन जाता है और जो एरिया धस जाएगा ना उससे कुछ भाग पिघल के मैग्मा बन जाएगा, जिनके किनारों से आपका मैग्मा बाहर आएगा और ज्वालामुखी पर्वतों की रचना करेगा, ठीक है। दक्षिण, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पेरू की जो खाई है नाजका, जो नाजका मैंने पढ़ाई थी अभी आपको, नाजका प्लेट, वो इसी का एग्जाम्पल है। महासागरीय प्लेट है जो दक्षिण अमेरिका के प्रशांत महासागर प्लेट के टकराव के कारण बनी है, नाजका प्लेट, ठीक है। इसे विनाशात्मक किनारे भी कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ये विनाश करते हैं जब एक दूसरे के स्थल का भी विनाश होता है। देखो इसमें कहां पर होगा ये एग्जाम्पल, ये रहा विनाशात्मक किनारा। देखो एक तो ये प्लेट, एक ये प्लेट, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं। जब ये प्लेटें दोनों एक दूसरे के नजदीक आती है ना, तो यहाँ पर बीच में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे के नीचे, देखो ये यहाँ पे नीचे धस गई, ये चली गई है ना नीचे, ये इसके नीचे धस जाती है, ऐसे इसके नीचे धस जाती है और इसी तरीके से इसे विनाशात्मक किनारा भी कहते हैं। दूसरी बात कह रहा है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के निकट आती है पर कोई भी प्लेट नीचे नहीं धसती, भाई कोई भी नीचे नहीं धसेंगी, तो इसमें क्या होगा, इसमें बलन पड़ जाएंगे, फोल्ड पड़ जाएंगे। जो बीच का लैंड वाला पार्ट है, मान लो एक ये प्लेट है, देखो ये दे भी रखा है, दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आ रही है पर कोई भी नीचे नहीं धसती, तो क्या हो जाएंगे, वलन पड़ जाएंगे,
ऐसे वलन पड़ जाएंगे और इन वलन पड़ने के कारण पर्वतों का निर्माण होगा। हिमालय और आल्प्स पर्वत का निर्माण इसी तरीके के अभिसरण से हुआ है। ठीक है, अब हम बात करें, ऊपर यूरेशियाई प्लेट है, नीचे आपकी भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है। दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रही है, पर दोनों में से कोई भी प्लेट नहीं धंसती। दोनों वो तो ऊपर वाली तो महाद्वीपीय है यूरेशियाई प्लेट, और हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट आपकी महासागर भी इंक्लूड है इसमें। तो ये दोनों में से कोई भी एक दूसरे के नीचे नहीं धंसती। इसकी वजह से आपके हिमालय पर्वत और आल्प्स पर्वत जो बिल्कुल इनके सेंटर में पड़ते हैं, वहां में फोल्ड पड़ गई, वलन पड़ गई, जिससे आपके हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ। इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला, वहां पर जो आपके एक्टिव वोल्केनो है। उत्तरी अमेरिका के सोपानी ज्वालामुखी, कास्केड वोल्केनो, पश्चिमी और उत्तरी प्रशांत महासागर की द्वीपीय चापे, ठीक है, मीन्स आइलैंड्स, और परिधि पर जो गहरी खाइयां हैं प्लेटों के अभिसरण का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है तीसरा, प्लेट का किनारा, रूपांतरण सीमाएं। जब दो प्लेटें रूपांतरण भ्रंश के सहारे एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरकती है, क्षैतिज दिशा में सरकती है, कैसे भाई, कैसे सरकेगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे सरकेंगी, तो इन्हें रूपांतरण किनारे कहते हैं। एक दूसरे के साइड से निकल गई, जैसे आदमी एक दूसरे के साइड से निकल जाते हैं ना, ऐसे एक दूसरे की साइड से निकल जाती है, तो ये कोई विनाश नहीं करती, कोई निर्माण नहीं करती। ठीक है, तो इन्हें ना तो रचनात्मक कहते हैं ना विनाशात्मक कहते हैं, इन्हें संरक्षी कहते हैं, कंजर्वेटिव, निष्क्रिय, पैसिव किनारे होते हैं इनके। दो प्लेटों को अलग अलग करने वाले तल होते हैं जो लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। कोई ज्वालामुखी उद्भेदन नहीं होता, कुछ नहीं होता, ना तो नवीन स्थल बनेंगे, ना ही विनाश होगा, कुछ नहीं होगा इसमें, ना प्लेटों के परस्पर दरारें और पड़ जाती है, बस छोटी मोटी दरारें पड़ जाती है, और कई बार भूकंप आते हैं जब एक दूसरे के साथ के बगल से वो निकलती हैं तब। तो मृत सागर, डेड सी इसका एग्जाम्पल है भाई, डेड सी। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो बार बार एग्जाम में आता है, वो है कैलिफोर्निया का सान एंड्रियास। तो एचपीएससी वाले बच्चे दोनों एग्जाम्पल इंक्लूड करेंगे, मृत सागर और कैलिफोर्निया का सान एंड्रियास। ये आपका विश्व प्रसिद्ध भ्रंश है। गॉट इट, समझ में आ गया। तो ये थे आपके तीन किनारे, जिसमें मैंने आपको पहला पढ़ाया अपसारी किनारा, दूसरा पढ़ाया अभिसारी किनारा, और तीसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया, तीसरा पढ़ाया भाई मैंने आपको रूपांतरण यानी संरक्षी किनारा। ठीक है, तीनों किनारे आपको याद रखना है। सबसे पहले अपसारी किनारे में एक दूसरे से दूर जाएंगी प्लेटें, अभिसारी में एक दूसरे के निकट आएंगी, संरक्षी में एक दूसरे के बगल में से निकल जाएंगी। बस इतना याद रखोगे, इनफ है। नेक्स्ट, प्लेट प्रवाह की दरें। अभी जो प्लेटों में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये देखो, ये तो वही चीजें आ गई जो प्लेटों में मूवमेंट हो रहा है, आप जो देख रहे हो मूवमेंट। अब हाँ, ये आता है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले प्लेटें को संचालित करने वाले बल, भाई कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं जो ये प्लेटें मूवमेंट कर रही है। तो ये जो प्लेटें मूवमेंट कर रही है, ठीक है, जब वैगनर ने अपनी थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसमें उसने प्रस्तुत किया था कि उस समय वैज्ञानिक पृथ्वी को एक ठोस और गति रहित पिंड मानते थे। क्या मानते थे, पृथ्वी को एक ठोस, उससे पहले गति रहित, कि भाई कोई मूवमेंट नहीं हुई, आज जहां पर कॉन्टिनेंट है कल भी वहीं पर थे। ठीक है, इस तरीके का आपका ठोस और गति रहित था सारा सिस्टम, ऐसे माना था। बट उसके बाद क्या हुआ, महासागरीय नीतल का विस्तारण, ठीक है, महासागरीय नीतल का विस्तारण और प्लेट विवर्तनिकी। एक तो महासागरीय तली के विस्तारण ने और प्लेट विवर्तनिकी ने, दोनों ने साबित कर दिया कि आपकी जो पृथ्वी का धरातल है और भूगर्भ है, दोनों ही स्थिर ना होकर क्या है, गतिमान है। प्लेटें आपकी विचरण करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमती हैं। सबसे पहले आता है तापीय संवहनीय प्रवाह। ठीक है, तापीय संवहनीय प्रवाह यानी ये तो वही है कि मैग्मा से आपकी संवहनीय धाराएं चलती हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर अपसरित होती हैं, फैलता है मैग्मा और धीरे धीरे गहराई में जाके फिर नष्ट भी हो जाता है, जिसे संवहनीय प्रवाह कहते हैं। ऑथर होम्स ने इसे दिया था। किसने दिया था इसे, ऑथर होम्स ने 1930 में इसको दिया था। पृथ्वी के भीतर उत्पत्ति के दो ही स्रोत हैं, एक तो देखो पृथ्वी के भीतर आपकी रेडियोधर्मी तत्व है, दूसरा अवशिष्ट ताप है, जिनकी वजह से दुर्बल और उष्ण मेंटल है जो प्लेटों को क्या करता रहता है, सरकाता रहता है। नेक्स्ट आता है गुरुत्व बल। तो एक तो आपने पढ़ लिया ऑथर होम्स का तापीय संवहनीय बल, जिसमें संवहनीय धाराएं होती है, देखो इस तरीके से, ये रही, पहले ये ऊपर जाती है ऐसे, और ऊपर से फिर दोबारा नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे चलती रहती हैं, और जिससे मैग्मा भी नष्ट होता है। जो ऑथर होम्स ने इसे दिया था। मैग्मा नष्ट होने के बाद आपकी जो प्लेटें हैं उनमें भी मूवमेंट होती है। फिर आता है सेकंड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मध्य महासागरीय कटक के पास आपका मैग्मा और लावा के अतिरिक्त कुछ और भी पदार्थ जमा हो जाते हैं, और इन पदार्थों के कारण कटक की ऊपरी प्लेट की ऊंचाई तटों की अपेक्षा 2 से 3 किलोमीटर अधिक हो जाती है।
इससे कटक के किनारों पर अत्यधिक गुरुत्व बल भी पैदा होता है। ठीक है, क्या होता है, आपके कुछ मध्य महासागरीय जो कटक है, जैसे आपकी एस आकार की कटक, मैग्मा और लावा वहां से निकलता रहता है और कटक की ऊपरी लेयर पर ही जम जाता है, जिससे वो तटों की अपेक्षा 2 से 3 किलोमीटर और अधिक हो जाती है, और जितनी वो अधिक होगी उतना ही अधिक गुरुत्वाकर्षण बल उस पर वर्क करता है, काम करता है। गॉट इट। तो जिस कारण कटक से दोनों प्लेटें क्या होती है भाई, सरक जाती है। तीसरा आता है चट्टानों का भार। जैसे जैसे आपकी मध्य महासागरीय कटक से नीचे निकलता हुआ तप्त चट्टानी पदार्थ यानी मैग्मा जो जो कटक से दूर जाता है तो वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने पर क्या होता है, उससे जो भी पदार्थ है वो अलग हो जाते हैं, पदार्थ अलग होकर फिर वो नीचे डूबने लगते हैं और प्लेटों को अपने साथ खींचकर नीचे की ओर ही ले जाने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्लेटें मूवमेंट करती है। तो तीन ही ये फोर्सेस है जो वर्क करते हैं, एक तो तापीय संवहन प्रवाह जो कि ओथर होम्स ने दिया था, दूसरा गुरुत्व बल, और तीसरा भी आता है चट्टान का भार। तो तीनों आपको समझ में आ गए हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, जैसे ऐसे दिया था कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को संक्षिप्त में वर्णन करते हुए जो हिमालय प्लेट है उसका विस्तृत से वर्णन कीजिए। हिमालय प्लेट यानी भारतीय प्लेट, तो हिमालय प्लेट और भारतीय प्लेट इन्हीं को ही आपको 5 नंबर में और डिफाइन करना था। तो ऐसे क्वेश्चन आया था, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। भारतीय प्लेट पे आपको पता है प्रायद्वीपीय भारत आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है, हमारा हिमालय माउंटेन। और हिमालय के साथ साथ पाया जाता है हमारा सबडक्शन जोन। मैंने आपको अभी समझाया, ऊपर से यूरेशियाई प्लेट आती है और साउथ से हिमालय प्लेट आती है, और यहाँ पर वलन पड़ जाते हैं। दोनों ही प्लेटें रूपांतरण किनारे हैं, एक दूसरे के अंदर नहीं धसती और वलन पड़ जाते हैं, और हिमालय पर्वत और आल्पस पर्वत का निर्माण ऐसे ही हुआ है। ठीक है, ये प्रविष्टन क्षेत्र आपकी महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है, दोनों महाद्वीपीय प्लेट है। ये प्लेट पूर्व में आगे जाके म्यांमार का जो यांकी योमा माउंटेन है उससे होते हुए जावा खाई, इंडोनेशिया हिंद महासागर के निकट है, जावा खाई हिंद महासागर में है, तो उसके निकट ये द्वीपीय चाप तक फैली हुई है ये प्लेटें, और वहां तक ये बिल्कुल स्प्रेडिंग है, बिल्कुल फैली हुई है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में भी एक कटक के रूप में है। यानी ये प्लेट देखो आप लगा लो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया होते हुए जावा इंडोनेशिया के पास से होते हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जाके प्रशांत महासागर में, साउथ और वेस्ट वाला जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है ना, वहां पर एक कटक के रूप में है, तक विस्तृत है, इतनी दूर तक है। भारतीय प्लेट का अगर पश्चिमी किनारे की बात करें यानी वेस्ट प्लेट की बात करें तो वो पाकिस्तान की किरथर पर्वत श्रेणियों तक जाता है, पाकिस्तान की किरथर पर्वत श्रेणियों तक, और यही किनारा आगे मकरान तट के पास जाता हुआ दक्षिण पूर्व में चागोस द्वीप समूह, चागोस द्वीप समूह आपके हिंद महासागर में पड़ते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ आगे और भी फैल जाता है, जा मिलता है। ठीक है, भारतीय और अटलांटिक अंटार्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक द्वारा ही चिन्हित होती है। भारतीय और अंटार्कटिक प्लेट की सीमा कौन करती है, महासागरीय कटक द्वारा ही चिन्हित होती है, जो कि एक अपसारी सीमा है साउथ में। इन्होंने मैप नहीं दिया, मैं आपको मैप से समझाती हूँ। देखो मैं समझाती हूँ, अभी एक पेज ले लूँ, चलो ये पेज है, ध्यान से समझना भाई, अगर आपको मेरा मैप समझ में आ जाए तो, है ना। ये रहा भाई, यहाँ से देखो ये है हमारा, अब मेरे से ना इससे ऐसे ही ड्रॉ होगा, ज़्यादा अच्छा ड्रॉ नहीं होगा। इंडिया, ये जापान वगैरह जाता हुआ, ये ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, समझ गए हो ना आप। ये भारत के अंडमान निकोबार, और भाई यहाँ पे आके आगे ये जावा सुमात्रा, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये भैया आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब ये जो हिंद महासागरीय प्लेट है, यहाँ पर है भाई ऊपर आपकी यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, और ये है भाई आपका हिंद महासागर, और ये आपकी पूरी हो गई, पूरी ये वाला जो एरिया है ना, ये हो गई या भाई आपकी, हाँ जी, 1 मिनट, मैं इससे ड्रॉ कर देती हूँ। ये कौन सी प्लेट है आपकी,
भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। कौन सी प्लेट है? भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। गॉट इट? समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ध्यान से देखना, अब इसकी बाउंड्री की बात कर रहे थे, तो ये यूरेशियाई प्लेट नीचे की ओर आती है, यूरेशियाई प्लेट नीचे की ओर आती है, और यहाँ से भारतीय और ये प्लेट ऊपर की ओर जाती है, मूवमेंट करती है। अब यहाँ पर ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के बगल से निकल जाती है, मीन्स बगल से, मीन्स कहने का मतलब है ये एक दूसरे में से कोई भी नहीं दसती, ठीक है। तो इसी वजह से इस वाले पार्ट में फोल्ड पड़ जाते हैं, फोल्ड पड़ जाते हैं, और इन्हीं वजह से यहाँ पर आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और यहाँ पर बना भाई आपका आल्पस माउंटेन, आल्पस माउंटेन बना और हिमालय पर्वत बना, फोल्ड पड़ गई। अब इसकी बाउंड्री की बात करें तो जो ये हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, ये आपकी भारत में जावा द्वीप से, ये है जावा द्वीप, जावा द्वीप के पास से होती हुई और यहाँ से द्वीपीय वर्णमाला से होती हुई ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिम, ये प्रशांत महासागर है, ये इसका दक्षिण पश्चिम हिस्सा है, तो यहाँ तक ये प्लेट आगे तक फैली हुई है हमारी हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। उसके अलावा यहाँ पर भारत में ये इसका एक पार्ट यहाँ तक भी जाता है, म्यांमार के यांकीयोमा माउंटेन तक। वेस्ट की बात करें, वेस्ट बाउंड्री बनती है भाई पाकिस्तान की किरथर पर्वत श्रेणी से और मकरान पर्वत श्रेणी से होते हुए आगे बढ़ जाती है, ठीक है, किरथर पर्वत श्रेणी से वन मिनट, मैं कौन सा पढ़ा रही थी, हाँ जी यही पढ़ा रही थी ना मैं आपको, हाँ तो मैंने देखो आपको पढ़ाया था, आगे जाके मिल जाती है। और भारतीय और अंटार्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक द्वारा ही चिन्हित होती है, जो एक अपसारी सीमा है। जो यहाँ पर देखो, ये तो आपकी ये हो गई, और यहाँ पर नीचे साउथ में, यहाँ पर आपकी जो प्लेट है साउथ में, ये वाली प्लेट, ये है भाई आपकी कौन सी प्लेट, ये है अंटार्कटिका प्लेट। कौन सी प्लेट है? अंटार्कटिका प्लेट। और ये प्लेट, और देखो भारतीय प्लेट जब ऊपर की ओर जा रही है ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, तो ये नीचे की ओर आती है, अंटार्कटिका प्लेट भी नीचे की ओर मूवमेंट है। तो यहाँ पर कौन सा किनारा होगा? प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रही है, तो कौन सा किनारा है? अपसारी किनारा, ठीक है। अंटार्कटिका प्लेट और इंडियन प्लेट अपसारी किनारे का एग्जाम्पल देती है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये मोटे तौर पर पूरा पश्चिम दिशाओं में होते हुए न्यूजीलैंड के दक्षिण में, यानी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में आपका न्यूजीलैंड है, वहां तक आपकी भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट चली जाती है। भारत एक विशाल द्वीप है, ऑस्ट्रेलियाई तट से परे एक विस्तृत महासागर में स्थित था। 22.5 करोड़ साल पहले टेथिस सागर था। एशियाई द्वीप से अलग हुए थे तब टेथिस सागर था भाई यहाँ पे। 20 करोड़ साल पहले पेंजिया टूटा, पेंजिया यानी संपूर्ण एक ही लैंड था वैगनर के अनुसार पेंजिया, तो वो टूट गया। तो ये माना जाता है कि 20 करोड़ साल पहले वो टूटा, और 14 करोड़ साल पहले भारतीय जो उपमहाद्वीप था, भारतीय जो उपमहाद्वीप था वो 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे था भाई। जो कहाँ था? 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे था भारतीय उपमहाद्वीप, 50 डिग्री। और अब क्या लोकेशन है भारत की? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब यूरेशियाई और भारतीय प्लेटों को टेथिस सागर अलग करता है। अभी अभी मैंने पढ़ाया, पहले टेथिस सागर अलग करता था, फिर जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आई तो उनमें वलन पड़ गए और आपका हिमालय पर्वत टेथिस सागर सिकुड़ने लग गया, इसका पानी आसपास के समुद्रों में चला गया और हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक बड़ी घटना घटी, एक लावा प्रवाह भी हुआ था। इस दौरान आपकी एक घटना और घटी थी भाई, लावा प्रवाह हुआ था और दक्कन ट्रैप का भी निर्माण हुआ था, यानी पूरे भारतीय प्रायद्वीप महाद्वीप पर पूरा लावा फैल गया था। यह ज्वालामुखी जो उद्भेदन है लगभग 6 करोड़ साल पहले हुआ था और लंबे समय तक ये प्रवाह है होता रहा, और इसी वजह से तो वहाँ काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है जो कि इसी लावा प्रवाह से बना है। और ये लावा प्रवाह बेसाल्टी लावा प्रवाह था जो कि भारतीय प्रायद्वीप पर हुआ था। हिमालय की उत्पत्ति के 4 करोड़ साल पहले ये आरंभ हुआ था। उस समय जो भारत था ना वो बिल्कुल भूमध्य रेखा के निकट था जब ये लावा प्रवाह हुआ था। तो ये प्रक्रिया आपकी आज भी जारी है और हिमालय पर्वत आपका आज भी ऊपर उठ रहा है। तो अगर हिमालय पर्वत भारतीय प्लेट की संचरण की बात करें तो देखो पहले भाई भारतीय प्लेट 7.1 करोड़ साल पहले भारत ऐसे टेढ़ा था, ठीक है, बिल्कुल टेढ़ा था। और उसके बाद धीरे धीरे 5.5 करोड़ साल पहले भारत में मूवमेंट धीरे धीरे हो रही थी, ठीक है। और उसके बाद आपका 3.8 करोड़ साल पहले ये थी सिचुएशन इंडिया की, 1 करोड़ वर्ष पहले ये, और अब वर्तमान भारत बिल्कुल सीधा हो चुका है। और ऐसा नहीं है, अभी भी संचलन जारी है, हमारा जो हिमालय है वो आज भी ऊपर उठ रहा है, ठीक है। इस बात को आप
ध्यान रखोगे आज भी हिमालय में मूवमेंट जारी है, हिमालय आज भी ऊपर की ओर उठ रहा है। प्रशांत महासागर की बात करें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर की प्रवाह दर सबसे ज्यादा है 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, और वहीं अगर हम भारतीय प्लेट की बात करें तो 1.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से मूवमेंट हो रही है इंडियन प्लेट के अंदर भी। तो ये था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब आते हैं, आपने एक एक कंसेप्ट पढ़ लिया। अगर एचटेट पीजीटी वाले बच्चों की बात करें तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा 1 नंबर में, कोई ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि इसको कौन से बल प्रभावित करते हैं, ठीक है, तीनों प्लेटों के नाम और उनके किनारों के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, उनसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, सारी चीजें बता दी। अब आते हैं हम एचपीएससी स्टूडेंट की ओर। एचपीएससी जो स्टूडेंट है वो एक चीज ध्यान रखोगे, अगर ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप बताओगे प्लेट शब्द किसने दिया, टूजो विल्सन ने 1965 में। फिर 1967 में क्या हुआ, आपका पार्कर था, मैकेंजी था, इन दोनों ने इसका मूल ताना बाना जोड़ा, ठीक है। बट इसको एक थ्योरी के रूप में रिप्रेजेंट करने वाले कौन थे, मार्गन थे। मार्गन ने इनको एक विस्तृत सिद्धांत के रूप में रिप्रेजेंट किया। फिर आप थोड़ा सा बताओगे स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, जो प्लेटें हैं वो लिथोस्फीयर से बनी है, और जो हमारा लिथोस्फीयर है वो बना हुआ है महाद्वीपीय प्लेटों से, महासागरीय परत से, प्लस आपका ऊपरी मेंटल, यानी सियाल प्लस सीमा प्लस अपर मेंटल, ठीक है। और अपर मेंटल में भी 100 से 400 किलोमीटर का दुर्बलता मंडल, वहां पर आपका क्या है, मेल्ट हुआ मैग्मा है और उन्हीं के ऊपर ये प्लेटें तैर रही है। दुर्बलता मंडल आपकी प्लाज्मा की फॉर्म है। इतना लिख के फिर उसके बाद आप लिखोगे टाइप ऑफ प्लेट्स बाउंड्रीज, ठीक है, प्लेट किनारे मार्जिन्स। तो यहाँ पर आप 3 टाइप लिख दोगे, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरण, ये तीनों हो गए। इनका एग्जाम्पल भी आप जरूर लिखोगे, ज्यादा कुछ मत लिखना, प्लेट एक दूसरे से नजदीक जाती है, डायग्राम बना देना तीनों के। नेक्स्ट आता है, फिर आप लिखोगे प्लेट को संचालित करने वाले बल, कौन से बल है, 3 बल है, तापीय संवहनीय बल है, दूसरा आपका आता है गुरुत्वाकर्षण बल, और तीसरा चट्टानों का भार। तीनों में 2-2 लाइनें लिख दी, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखोगे भारतीय प्लेट का संचलन, कि भारतीय प्लेट कैसे संचलन करती है, ठीक है। उसमें भारतीय प्लेट और उसका डायग्राम जो मैंने आपको अभी बनाया है, ये वाला अगर आप बना सकते हो तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो। यहाँ पे हिमालय प्लेट बता देना, यहाँ पे यूरेशियाई प्लेट, इंडियन, ये तो मैंने तो आपको समझाने के लिए खिचड़ी पका दिया, आप इतनी खिचड़ी मत पकाना वहाँ। तो ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप भारतीय प्लेट का संचलन लिखने के बाद तो आखिरी में आप लिख सकते हो कि हिमालय जो पर्वत है उनमें आज भी मूवमेंट जारी है, और भारतीय जो प्लेट है 1.5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष आज भी मूवमेंट कर रही है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप डिफाइन कर दोगे। अब आते हैं जो एचपीएससी वाले स्टूडेंट है वो कह रहे थे, चलिए शुरू करते हैं। जो एचपीएस वाले स्टूडेंट है, एचपीएससी वाले जो स्टूडेंट है जिनको देना है सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है, इनके ऊपर कुछ बातें कर लेते हैं। अब ये बच्चे कह रहे थे कि मैम जो क्वेश्चन है उसमें कितना लिखना है, कैसे लिखना है। भाई कितने पेज मिलेंगे आपको, देखो मैंने अभी पूछा है जितना पीजीटी पीछे एग्जाम हुए जिन बच्चों के, तो उन्होंने कहा था मैम 40 पेजों की शीट मिली थी, 40 शीट मिली थी। क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, 15 आएंगे, कितने 18 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 15 अटेम्प्ट करने, 3 आपकी चॉइस होगी, कोई भी 3 आप छोड़ सकते हो। और क्वेश्चंस भी आपको सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करने हैं। मान लो आपको पहला नहीं अटेम्प्ट करना तो आप सेकंड अटेम्प्ट करोगे, सेकंड नहीं करना थर्ड, ऐसा नहीं कि आप पहला 10वां नंबर का क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर दोगे। और बाकी आप रूल रेगुलेशन जरूर पढ़ोगे, जो निर्देश इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं ना, पहले आप उन्हें जरूर पढ़ना। अब इन 15 क्वेश्चन में अब पेज देख लो कितने आएंगे, तो 15 दूनी 30 होते हैं, यानी 2 पेज तो आ गए। बट 15 अब ये जो 40 पेज है ना, इनमें भी अगर हम कहें तो टोटल आपके 20 ही पेज होते हैं। अगर हम एक कर दो, टोटल 20 पेज मिलेंगे आपको। तो अगर 40 पेज को लेके चलोगे, मैंने दोनों एक पेज के दोनों हिस्सों को मिला के 40 पेज हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन होगा भाई, वो अगर हम 2.5 में करें यानी 2.5 पेजेस में करें तो 15 दूनी 30 और 7, 15 दूनी 30 और 15 का आधा 7, यानी 37 पेज हो जाएंगे हमारे पास। 3 पेज फिर भी बच जाएंगे, तो नियर अबाउट आप 2.25, ठीक है, कोशिश करना 2.25 पेज या 3 पेज, 2.25 ही रखना, 2.25 से अपर मत करना, क्योंकि आपके पास स्पेस नहीं बचेगा आगे क्वेश्चंस को लिखने के लिए। तो 2.25 पेज में आपको अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा। आप इफेक्टिव लिखोगे, शॉर्ट टर्म में लिखोगे, थोड़ा लिखोगे क्वेश्चन के बारे में, ये नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन को लेके बैठ जाओ और आधा घंटा उसी में ही खत्म कर दो। 15 क्वेश्चन है और आपके पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे हैं मीन्स आपके पास 180 मिनट है। 180 क्या है, मिनट है। अब 180 मिनट है, उसको डिवाइड कर दो 15 से, ठीक है भाई। तो 15 एकम 15,
और 3 0 15 दूनी 30, यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 12 मिनट रहेंगे। और भाई बीच में आपको पता है डिस्टर्बेंसेस होता है, यहाँ साइन करो वहां साइन करो, ठीक है, 5-10 मिनट उसमें खत्म हो गई तो वो काट लो आप। तो नियर अबाउट आपको 11 मिनट मिलेंगे एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, जिसमें आप क्वेश्चन पढ़ोगे समझोगे। तो लिखने में तो आपको सिर्फ 10 ही मिनट मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन को लिखने के लिए आपके पास 10 मिनट है। 10 मिनट में आपको 3.25 पेजेस भरने हैं, अपना कंसेप्ट पूरा लिखना है। गोट इट, समझ में आई चीजें। तो 3.25 पेजेस का आपका क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास सिर्फ 10-11 मिनट रहेंगे, इससे ज्यादा मत रखना। 10-11 मिनट में आपको वॉच के अकॉर्डिंग 10-11 मिनट में अपना क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना ही करना है। और आप तो ज्योग्राफी के बच्चे हो, डायग्राम बनाओ, पेज अपने आप फिल होगा। डायग्राम बनाओ, इफेक्टिव डायग्राम बनाओ, जितने इफेक्टिव बनाओगे उतना ही ज्यादा एग्जामिनर इंप्रेस होगा, ठीक है। तो ये है HPSC वाले बच्चों का कि वो सब्जेक्टिव पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। टाइम अपना जो लिमिटेशन है उसको ध्यान रखना, क्वेश्चन लिमिटेशन ध्यान रखना, ठीक है। जो क्वेश्चन आती हूँ उन्हें बेस्ट तरीके से, और उसके अलावा अगर बीच का कोई क्वेश्चन है आपको करना है अटेम्प्ट, थोड़ा आता है तो 2 पेजेस छोड़ दो बीच के, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। क्योंकि अगर ये रूल है कि सीक्वेंस में करना है, अगर वहां पे ये रूल मिला तो आप सीक्वेंस मत छोड़ना प्लीज, क्योंकि ये आपको बाहर निकालने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। तो इनके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही आप वर्क करोगे। गॉट इट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने HPSC और HTET के बारे में बता दिया है। और भाई आपका HPSC का अभी भी बैच स्टार्ट है, ठीक है। HPSC का बैच स्टार्ट है। बच्चे कहेंगे मैम इसमें टाइम नहीं है, बट इस बैच में आपके अभी हैंड रिटन नोट्स भी है, और उसके साथ साथ इस बैच में डेली आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं। लाइव क्लासेस जिसमें हम 2 से 3 टॉपिक डेली पढ़ रहे हैं, यानी आपके क्वेश्चन तक 30 टॉपिक आराम से कवर हो जाएंगे। 30 क्वेश्चंस आपके आराम से कवर हो जाएंगे। और इन 30 क्वेश्चंस वो ऐसे हैं जिनमें से आपको 12-13 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चे अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वो बैच के साथ जुड़ सकते हैं। उसके अलावा HTET PGT का तो आप सबको पता है, बैच ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वहां पर पढ़ सकते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच का रहेगा। तो ये थी भाई हमारी आज की क्लास, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मैंने डिटेल में पढ़ा दी है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो ध्यान से ही पढ़ना इस थ्योरी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर दिलवाएगी आपको ये थ्योरी, अगर आप अच्छा लिखते हो, इफेक्टिव लिखते हो तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके बाय बाय, सी यू।